हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे विशाल ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई सिविल में। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी है और आप सब लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बेटा लगभग अराउंड जो है लगभग हम 20 to 25 क्वेश्चंस करेंगे हमारे शैलो फाउंडेशन के। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है शैलो फाउंडेशन के। इसके बाद में एक लेक्चर और लूंगा, उसमें भी 15-20 सवाल कराऊंगा। तो छोटा सा सेशन होगा, पूरे सेशन को बढ़िया से आप पूरे सेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक नया अपडेट आया। अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने रिवीजन को अच्छे से करना चाहते हैं तो बेटा एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, चलिए सुनिए। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा, अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप एक सॉलिड रिवीजन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी बहुत ही क्वालिटी मॉक टेस्ट कराने जा रहा है 2 जनवरी से। तो आज ही अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ES001 कोड लगाकर आप मॉक टेस्ट में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉम अनअकैडमी दैट इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट for GATE 2022. Complete your final revision for GATE with All India mock test. Every Sunday होगा 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक। टॉप एजुकेटर के द्वारा क्वेश्चंस बनाए गए हैं, सारे सिलेबस को ये कवर करते हैं। जिस समय आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी उसी समय पर आपके प्लान किए ताकि आपकी उस समय एक 3 घंटे बैठने की आदत बन जाए, उस समय रूटीन बन जाए। तो उसी समय पे हमने ये मॉक टेस्ट प्लान किए। आपको बेटा ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, यू विल गेट ऑल इंडिया रैंक। साथ ही साथ आपको बेटा जो आप मॉक टेस्ट देंगे उस मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे या फिर कुछ वीक एरियाज के बारे में आपको पता लगेगा, तो इन 5 टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और उन वीडियो सॉल्यूशंस की मदद से आप अपने वीक एरियाज को उस जनवरी के मंथ में इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में एनरोल करिएगा। चलिए जरा स्वागत करता हूं आप सभी का मैं जुनून बैच में, जुनून बैच फॉर एई एंड जेई एग्जामिनेशन। और ये हमारे शैलो फाउंडेशन का पार्ट नंबर 10th है। दिस इज द 10th पार्ट फॉर शैलो फाउंडेशन। ठीक दिख रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ चलिए सही है। तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी है। JMI न्यू दिल्ली का मैं एलिमनी हूं। लगातार 4-5 साल से गेट को मैं क्वालिफाई कर रहा हूं। पूरे ऑल ओवर इंडिया मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 20,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में AIR रैंक 1 हासिल करी है। अनअकैडमी का प्लस वेरीफाइड एजुकेटर्स हूं। जो भी मैंने अपनी डिटेल्स दी हैं उन सारी डिटेल्स को अनअकैडमी ने वेरीफाई किया है। तो इससे पहले मैं IIT JEE में पढ़ाता था, लेकिन अभी मैं गेट और ESE में लगभग मुझे 3.5 से 4 साल हो गए गेट ESE कैटेगरी में। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां जाकर या गूगल पर जाकर अनअकैडमी सिद्दीकी सर डालिएगा, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहां जाके फॉलो कर लेंगे तो मेरे सारे लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो भी लेक्चर्स होते हैं अगर उनकी PDF चाहिए, उन वो कब होती हैं क्लासेस, अगर उसका अपडेट चाहिए तो बेटा आप MES अनअकैडमी डिस्क्रिप्शन में ही उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पूरे चैनल में जितने एजुकेटर पढ़ाते हैं उसका टेलीग्राम चैनल है आपका लेट ये वाला, इसको ज्वाइन। तो दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। मेरे से पर्सनली अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या है तो नीचे वाले टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप वहां पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें, थोड़ा सा वो है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, नहीं तो फिर क्लास में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है ना। एक सेकंड दीजिए मुझे।
चलिए अब ये आपको क्लियर, दोनों साइड से विजन ठीक है ना? थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, एक साइड में ज्यादा हो गया था। तो अगर हम बात करें आपसे अनअकैडमी की, सो अनअकैडमी हैव क्रिएटेड द रेवोल्यूशन ऑल ओवर द इंडिया बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। अगर हम फ्री एजुकेशन की बात करें, अनअकैडमी, अगर हम फ्री एजुकेशन की बात करें तो हम लोग बेटा अनअकैडमी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन यूट्यूब चैनल्स पर हम फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये क्वालिटी फ्री एजुकेशन केवल और केवल यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। आप इस क्वालिटी फ्री एजुकेशन को हमारी अनअकैडमी की ऐप पर एक बेहतरीन इंटरफेस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री क्लासेस दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लास के फीचर्स क्या होते हैं? इंटरैक्टिव होती है, लर्नर्स के लिए पोल क्रिएट किया जाता है, आप ऑडियो पर बात कर सकते हैं, क्लास कभी मिस नहीं करेंगे अगर फॉलो कर लेंगे, लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी यूट्यूब क्लासेस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से। वहां जाकर डाउनलोड करने के बाद अपने फोन नंबर और मोबाइल को वेरीफाई करिए ओटीपी के द्वारा। उसके बाद कैटेगरी चूज करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट और ईएससी, और जब भी मेरी क्लास होगी, ठीक है, उस क्लास का लिंक आपको मैंने टेलीग्राम पर बता दिया, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे फ्री अनलॉक कोड पूछा जाएगा, कोड एंटर कर देंगे ES001। आपको मेरी क्या, जितने भी एजुकेटर गेट और ईएससी कैटेगरी में आपके पढ़ाते हैं सबकी क्लासेस आपकी फिर इस कोड को यूज करके खुल जाएंगी। यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग ऑल ओवर द इंडिया फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो हम YouTube पर पढ़ाते हैं और जो स्पेशल क्लासेस में पढ़ाते हैं, ये कंटेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं होता। ये कंटेंट उन स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा करेगा जिन्होंने एक आध बार तैयारी कर रखी है या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए YouTube का कंटेंट और स्पेशल क्लास का कंटेंट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आप बेटा सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फिर आप फोर्थ ईयर में है और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं और आप डिटेल्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि हमारी एक अफोर्डेबल फीस का एक सब्सक्रिप्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी प्लस या फिर अनअकैडमी आइकॉनिक। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस किसी वजह से छूट भी जाती हैं, जैसे ऑफलाइन में अगर क्लास छूट गई तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन यहां पर अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर अगर लाइव क्लास किसी वजह से छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। एक हफ्ते में आपने कितना पढ़ा उसका वीकली टेस्ट होता है, फिर साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। टेक्निकल पढ़ो, नॉन टेक्निकल पढ़ो, एक एजुकेटर से पढ़ो, 10 एजुकेटर से पढ़ो, मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे तो सारे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोर्सेज स्ट्रक्चर होते हैं, पहले ये टॉपिक फिर ये टॉपिक, सीक्वेंस वाइज इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। फिर आपका सिलेबस हो गया, अब आपको क्रैश कोर्स करना है, रिवीजन करना है, तो बेटा क्रैश कोर्स भी इसी में मिलेंगे, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी इसी में मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस भी इसी में मिलेंगी। तो मतलब अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगी और वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका हो जाएगा अनअकैडमी प्लस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के प्लस के इतने बेनिफिट्स के साथ एक पर्सनल कोच मिल जाए, स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपकी एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस हो जाए, तो आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें या अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, आपको कोड यूज करना है क्या? आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो नीचे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो वो हमेशा किसी एजुकेटर का डालिएगा। अगर आप मेरा कोड डालते हैं ES001 तो उससे दो बेनिफिट्स होंगे। एक बेनिफिट ये होगा कि आपको उस दिन जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट या फिर जो मैक्सिमम अवेलेबल ऑफर चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, स्टूडेंट है तो डिस्काउंट ऑफर इसकी तो भाई मजा आना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए हमारे कॉलेज में। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी जो आप तैयारी में लगा रहे हैं। अगर आपने गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगा दी, अगर गलत डायरेक्शन में टाइम लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप ये कोड यूज करेंगे, कोड यूज करने के बाद आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप दूंगा, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, ऐसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, इतना पढ़ना है, यहां से प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस, डीपीपीस दी जाएंगी, जो भी डाउट्स आएंगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। कोई क्वेश्चन गलत है, उसका सॉल्यूशन गलत है तो उसके बारे में तो एक पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी, पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी
अगर आप ये कोड यूज करते हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, लाइव मेंटरिंग होगी। तो आइकॉनिक में क्या होगा, आपको अनअकैडमी की तरफ से भी एक पर्सनल कोच मिलेगा। मैं गाइड करूंगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, 2 लोग मिल जाएंगे आपको, तो आपकी तैयारी और बढ़िया मोड में चलेगी। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं प्लस, तो 2700 रुपए का लगभग पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, कोड यूज कर लोगे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो देखो कितना सस्ता है ना, केवल 2700 रुपए पर मंथ में आपको ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस मिल रही है, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये आप सब्सक्रिप्शन ईएमआई पर भी ले सकते हो, अनअकैडमी पर एडवांस पे पे भी ले सकते हो, बाद में पे कर सकते हो। समझ आ रही बात? या लोन फैसिलिटी भी ले सकते हो अनअकैडमी पर। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोड क्या यूज करेंगे, ये कोड डिस्काउंट तो आपको हर कोड से मिल जाएगा, लेकिन ये कोड आपको वो गाइडेंस देगा जो आपके सिलेक्शन, आपके टाइम, आपकी एनर्जी सबका एफिशिएंट यूज कराएगा। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड आगे बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन अभी लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा हमारे गेट और ईएससी के बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, और आपको बेटा जितनी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उतना बढ़िया। अगर आपका कोई दोस्त है मैकेनिकल में है, कोई दोस्त इलेक्ट्रिकल में है, तो आप उसके साथ मिलकर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मैकेनिकल की क्लासेस भी देख सकते हैं, सिविल की क्लासेस भी देख सकते हैं। 2 बच्चे मिलकर ले लेंगे सब्सक्रिप्शन, अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो, या फिर कोई दोस्त है इंटरेस्टेड दूसरी ब्रांच का है, तो मेरे कोड के थ्रू आप लेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, सारे एजुकेटर की क्लासेस खुल जाती हैं अगर आप ये स्पेशल कोड ES001 यूज करेंगे। यस और नो? तो बहुत बढ़िया बात है, आई होप आप ये ऐसा फॉलो करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सिविल के लिए R1 बैच स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आप ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि खुद कम फीस में है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो अनअकैडमी ऑलवेज केयर फॉर सच स्टूडेंट जो फाइनेंशियली वीक हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं। तो हम लोग उनको हर हफ्ते स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बाई अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप 100% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अगर आपकी टॉप 3 रैंक आती है तो आप 100% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो देर किस बात की, 26 दिसंबर का कॉम्बैट हो गया, अब नए साल का कॉम्बैट होगा। नए साल के कॉम्बैट में नए तरीके से तैयारी करिए और अपने सपनों को पूरा करना चालू कर दीजिए। एनरोल कर लीजिएगा ES001। एक नया अपडेट आया अनअकैडमी आस्क मी डाउट, जो कि प्लस का एक अच्छा बेनिफिट है, जहां पर आप कहीं पर भी कितने भी बजे हैं, आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको पोस्ट कर दीजिए, आपको हमारे डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स के द्वारा क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस के द्वारा आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। पहले क्या था, एक डाउट आप पोस्ट करते थे, अब आप एक साथ 3 डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करिए, क्रॉप करिए और सबमिट कर दीजिए। प्लस का है तो प्लस में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, मतलब आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि मैंने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन सिद्दीकी सर के कोड से ले लिया तो अभी मुझे इस चीज की कमी है, मुझे फिर इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको कोई बुक्स नहीं होंगी तो वो मैं आपको दे दूंगा PDF फॉर्म में। सो आई विल श्योरली हेल्प यू इन द प्रिपरेशन। ओके, चलिए जरा मूव करते हैं आगे। अब अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। जुनून बैच है, लेक्चर नंबर 49 है, शैलो फाउंडेशन का पार्ट नंबर 10 है। जो भी पहली बार क्लास देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरे जुनून बैच ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे सवाल कराए हैं, अलग अलग वैरायटी के सवाल कराए हैं, मतलब अगर आप ये कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, 1.5 2x करके सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं हम लोग बिना किसी देरी के। ठीक है, और बढ़िया तरीके से हम लोग इस क्लास में 15 से 20 सवाल अच्छे अच्छे करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास।
हम लोगों ने अब तक जितने लेक्चर हुए 1030 क्वेश्चंस कर लिए हैं, समझ रहे हैं, इतने सवाल कर लिए डेडिकेशन के साथ। तो सबकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। तो आज इस कक्षा में पहला क्वेश्चन है 1031 क्वेश्चन। सवाल को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। सवाल क्या है, पढ़िए जरा। सवाल बोल रहा है आपसे, व्हाट द क्वेश्चन सेज, पुटिंग 2 मीटर इंटू 1 मीटर exerts a uniform pressure of 150 kilonewton per meter square on the soil, assuming a local dispersion of 2 vertical is to 1 horizontal, the average vertical stress at 1 meter below the footing। एक फुटिंग है 2 मीटर इंटू 1 मीटर की एक फुटिंग है। इट exerts a uniform pressure of 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक मैं फुटिंग ले लेता हूं। यहां पर कह रहा है एक फुटिंग है, एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है, बहुत बढ़िया, एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है, वो सॉइल के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है फाउंडेशन लेवल पर, ये फुटिंग है। ये जो प्रेशर लगा रही है वो लगा रही है बेटा आपकी 150 किलो पास्कल, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 150 किलो पास्कल। फुटिंग का साइज क्या है, लेंथ 2 मीटर है और विड्थ जो है 1 मीटर है। तो ये विड्थ आपको सामने दिखेगी 1 मीटर है। तो अज्यूमिंग ए लोड डिस्पर्जन ऑफ 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, तो एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है 1 मीटर बिलो द फुटिंग लेवल। तो यहां से 1 मीटर नीचे, तो यहां पहुंच गए 1 मीटर नीचे, आपको इस डेप्थ पर मान लो x पॉइंट है, यहां पर आपको निकालना है क्या बेटा, वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है, एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस। और बोला है कि जो यहां प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है प्रेशर, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहां पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो किस तरीके से डिसिपेट हो रहा है, वो किस तरीके से डिस्पर्स हो रहा है, अलोंग ए लाइन, दैट इज अलोंग ए लाइन जिसका स्लोप है 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। तो ये इस तरीके से डिस्पर्स हो रहा है, ये इस तरीके से डिस्पर्स हो रहा है। तो ये विड्थ तो इस तरीके से डिस्पर्स हो जाएगी। इसी तरीके से लेंथ की बात देखेंगे तो लेंथ भी इसी तरीके से डिस्पर्स होगी, किस एंगल पर, दैट इज 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। आप 1 मीटर नीचे आए, कितना मीटर नीचे आए, 1 मीटर। तो ये बता रहा है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच अगर आप 2 मीटर आते हैं तो हॉरिजॉन्टली उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टली कितना आएंगे, 1 मीटर। जैसे इन 2 पॉइंट्स के बीच आप वर्टिकली आए 2, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टली आएंगे 1 मीटर। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच आप वर्टिकली कितना है, 1 मीटर। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली कितना आएंगे, 0.5। और यहां पर भी आप हॉरिजॉन्टली कितना आएंगे, 0.5। ये वैल्यू 1 मीटर है तो ये 1 मीटर हो गई। तो मतलब यहां पर जो आपको विड्थ मिल गई, जेड डेप्थ पर आपको जो विड्थ मिल गई, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस होगा आपका बेटा जेड डेप्थ पर लोड को क्या लिख सकता हूं, क्यू, क्या लिख सकता हूं, क्यू मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर एरिया कितना है 2 इंटू 1। तो आपको कॉलम का लोड मिल गया, यहां पर स्ट्रेस या यहां पर प्रेशर था Q और यहां पर एरिया कितना था, विड्थ 1 लेंथ 2। तो यहां पर कॉलम का लोड आ गया आपका Q इंटू दिस, कॉलम का लोड आ गया, तो कॉलम का लोड यहां ट्रांसफर कर दिया। अब ये कॉलम का लोड कितने एरिया पर लग रहा है, इतनी विड्थ पर और पीछे लेंथ पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे विड्थ है तो विड्थ 1 मीटर से कितनी हो गई, 0.5, 0.5। तो जब आप नीचे आएंगे तो 0.5 उधर बढ़ेगा, 0.5 लेंथ में बढ़ेगा। लेंथ है आपकी बेटा 2 मीटर, तो 2 में 0.5, 0.5 मतलब लेंथ हो जाएगी जेड डेप्थ 1 मीटर पर 3 मीटर, और विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 2 मीटर। 2 से 2 कट जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू की वैल्यू है आपकी 150 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा आपका, स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपका बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल हमारी कक्षा का, दैट इज नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। सवाल पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ ए प्लान डायमेंशन
1.5 मीटर इंटू 3 मीटर। एक हमारी रेक्टेंगुलर फुटिंग है, फुटिंग कैसी है, रेक्टेंगुलर है, जिसका साइज है 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर, रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सैंड। देखो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं। सरफेस पे रखा है, इसका मतलब ओवरबर्डन प्रेशर क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। और इस फुटिंग को किसके ऊपर रखा है, सैंड डिपॉजिट्स के ऊपर रखा है। वाज एस्टिमेटेड एज 600 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ प्लान डायमेंशन दिस रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ सैंड डिपॉजिट was estimated as 600 kilonewton per meter square when the water table is far below the base of the footing। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है जिसका साइज 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर है, इसको हम लोगों ने सैंड डिपॉजिट की सरफेस पे रखा तो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी मिली 600 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब वाटर टेबल दूर दूर तक नहीं थी। आगे पढ़िए, द बेयरिंग कैपेसिटीज इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर when the water table rises to the depth of 3 meter, 1.5 meter and 0.5 meter below the base of the footing। कह रहा है कि बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू निकालनी है जब वाटर टेबल 3 मीटर नीचे है, 1.5 मीटर नीचे है, 0.5 मीटर नीचे है, कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग। तो आपको बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है। चलो देखो जरा, देख लेते हैं। जब वाटर टेबल काफी गहराई पर तो बेयरिंग कैपेसिटी क्या मिल रही थी, 600 मिल रही थी। अब देखते हैं जरा, तो एक जल्दी से डायग्राम बना देता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये आपकी फॉर एग्जांपल फुटिंग है, दिस इज बेसिकली द फुटिंग। ये मेरी फॉर एग्जांपल आपकी, दिस इज बेसिकली द फुटिंग, ये हमारी फुटिंग है, ठीक है। तो इस फुटिंग का रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो लेंथ तो अंदर की तरफ होगी, इसकी विड्थ है 1.5 मीटर, इसकी विड्थ है बेटा आपकी 1. हाँ सही है, तो इसकी विड्थ है 1.5 मीटर, ठीक है। तो वाटर टेबल का प्रभाव कौन सी डेप्थ तक होगा, वाटर टेबल का प्रभाव होगा आपका इस फाउंडेशन लेवल से केवल 1.5 मीटर तक। इसका जो प्रभाव होगा वो केवल और केवल कहां तक होगा, केवल और केवल 1.5 मीटर तक होगा। इसके नीचे वाटर टेबल होगी तो कोई भी प्रभाव नहीं होगा, इसके ऊपर होगी वाटर टेबल तो प्रभाव होगा। तो पहला केस देखते हैं। पहले केस में बोल रहा है कि वाटर टेबल कहां पर है, फाउंडेशन लेवल के बेस से 3 मीटर नीचे है। मतलब पहले केस में वाटर टेबल केस नंबर 1 पर यहां पर है। जब यहां पर होगी तो क्या इस वाटर टेबल लोकेशन का क्या बेयरिंग कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। जो बेयरिंग कैपेसिटी मिल रही थी वही मिलेगी, मतलब 600 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही मिलेगी जब वाटर टेबल यहां पर होगी। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे केस में बोल रहा है कि वाटर टेबल फुटिंग लेवल से 1.5 मीटर नीचे है। मतलब सेकंड केस में वाटर टेबल कहां पर है, सेकंड केस में वाटर टेबल यहां पर है। यहां पर अगर वाटर टेबल होगी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। जब ये वाटर टेबल यहां से ऊपर चढ़ना शुरू करेगी तब बेटा आपका बेयरिंग कैपेसिटी कम होना चालू होगी। मतलब जब वाटर टेबल यहां होगी तब भी बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कितनी मिलेगी, बेयरिंग कैपेसिटी विल नॉट बी अफेक्टेड। तीसरा केस देखिए जरा, तो दोनों ऑप्शन निकाल लिए, तीसरा वाला केस देखिए। व्हेन द वाटर टेबल इज 0.5 मीटर बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। तो ये बेटा आपका 1.5 है तो 0.5 कहीं ना कहीं यहां पर होगा। तो वाटर टेबल अब कहां पर है, वाटर टेबल इज एट ए डेप्थ ऑफ 0.5 बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, यहां पर है। बहुत अच्छी बात है। तो इसके नीचे वाला ये हिस्सा क्या हो जाएगा, सबमर्ज, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, आपका बल्क रहेगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम तीसरे केस की बात कर रहे हैं, तो तीसरे केस की बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस फुटिंग को हमने कहां रखा है, सरफेस पे रखा है। तो सरफेस फुटिंग के लिए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि इसको मैंने सैंड पे बनाया है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और क्योंकि ये हमारी एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है, कौन सी फुटिंग है, एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम
वाटर टेबल काफी नीचे हो, तब उस केस में आपकी जो बेयरिंग कैपेसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इंटू, खत्म हो गया, क्यू इंटू एन क्यू, वो भी खत्म हो गया, अल्फा टू बी गामा इंटू एन गामा, यस और नो, यही इक्वेशन होगी। समझ पा रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। अब अगर वाटर टेबल यहां पर है, तो अगर हम नई बेयरिंग कैपेसिटी निकालें, इसको क्यू यू डैश लिखें, सी इंटू एन सी खत्म, क्यू इंटू एन क्यू खत्म, दैट इज अल्फा टू इंटू विड्थ वही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाई ये जो बी इंटू गामा था, वो पहले बी इंटू गामा था, अब ये बी इंटू गामा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई गामा, बी इंटू गामा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई गामा प्लस रिमेनिंग कितना बचा, 1, 0.5 इंटू गामा प्लस 1 इंटू गामा सबमर्ज्ड, 1 इंटू गामा सबमर्ज्ड मल्टीप्लाइड बाई एन गामा, यस और नो। तो यहां से आपको क्यू यू डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फा टू गामा बाई 2, गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा बाई 2, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, मल्टीप्लाइड बाई एन गामा। तो यहां से देखिए क्यू यू डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्यू यू डैश की हो जाएगी 1/2, 1 हो गया, अल्फा टू मल्टीप्लाइड बाई गामा इंटू एन गामा, ये हो जाएगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपको 600 दे रखी है, तो यहां से आपने रख दी 600 इज इक्वल टू अल्फा टू, विड्थ कितनी है बेटा 1.5 गामा इंटू एन गामा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, अल्फा टू इंटू गामा इंटू एन गामा की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 1.5, यहां लाकर रख दीजिए, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी इस केस में 600 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो तीसरे केस की जो बेयरिंग कैपेसिटी मिलेगी वो बेटा कम हो जाएगी और हो जाएगी 600 से 400। तो ऑप्शन क्या होगा, 3 मीटर की डेप्थ पर 600, 1.5 मीटर की डेप्थ पर 600 और 0.5 मीटर की डेप्थ पर 400, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। चलो समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1033, इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं मैं आप लोगों को, इसलिए पूरे सवाल साथ साथ करिए। गेट 2005 का सवाल है ये। ए स्ट्रिप फुटिंग 8 मीटर वाइड इज डिजाइंड फॉर ए टोटल सेटलमेंट ऑफ 40 mm. द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इन शेयर वॉज 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and safe allowable soil pressure was 100 kilonewton per meter square. Due to importance of the structure, now the footing is to be redesigned for the total settlement of 25 mm. The new width of the footing will be. तो देखो आप जब भी किसी भी फुटिंग का साइज निकालेंगे तो बेटा यहां पर शेयर के केस, शेयर फेलियर के रेस्पेक्ट में भी आपको दे रखा है क्या, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, और सेटलमेंट के रेस्पेक्ट में भी दे रखा है सेफ बेयरिंग प्रेशर या अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर दे रखा है ना। तो आप निकालेंगे अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी। तो अलाउएबल बेयरिंग आपको क्या दे रखा है, आपको विड्थ दे रखी है बेटा 8 मीटर, ठीक है, और आपको जो सेटलमेंट दे रखा है परमिसिबल सेटलमेंट ऐसे, वो दे रखा है आपको 40 mm, और इस 40 mm के करस्पॉन्डिंग आपको QNS नेट से बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 150 शेयर फेलियर के क्राइटेरिया के अनुसार, और आपको बेटा से अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी QPS दे रखी है कितनी, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी QA नेट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 150, 100। तो इसका मतलब अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी करस्पॉन्डिंग टू कितना सेटलमेंट, 40 mm।
अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, कौन सी फुटिंग है ये, स्ट्रिप फुटिंग है, दैट इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो। अब कह रहा है कि बाद में जाकर हमने क्या किया, हमने परमिसिबल सेटलमेंट को क्या कर दिया, हमने कम कर दिया, तो अब हमें नई विड्थ निकालनी है। तो अगर मुझे अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी पता है तो उससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि कॉलम के ऊपर कितना लोड आ रहा है, और उस कॉलम वाले लोड को फिर मैं सेकंड केस में यूज कर लूंगा। तो कॉलम के ऊपर कितना लोड आ रहा है इसको मैंने मान लिया P, तो इस अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी को क्या लिख देंगे, कॉलम का लोड डिवाइडेड बाई एरिया। फुटिंग कैसी है आपकी, फुटिंग स्ट्रिप है, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। तो हमारा जो कॉलम का लोड आ गया वो आ गया 800 किलो न्यूटन। कॉलम लोड विल कम्स आउट टू बी 800 किलो न्यूटन। तो ये हमें ऊपर वाले डेटा से बात पता चली। अब हमें क्या बोल रहा है, ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर नाउ द फुटिंग इज रीडिजाइंड फॉर द टोटल सेटलमेंट ऑफ 25 mm। अब हम फुटिंग को रीडिजाइन कर रहे हैं, किस सेटलमेंट के लिए, एस ए इज इक्वल टू 25 mm। जब 25 mm के लिए रीडिजाइन करोगे तो अब अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी हाँ जी, तो जब आप 25 mm के लिए डिजाइन करोगे तो 40 mm के लिए अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 100 थी। तो 25 mm के लिए अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी क्या 100 ही होगी, नहीं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपने ये पढ़ा होगा पैक हैंसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि एज आपने पढ़ा होगा कि जो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी है, अगर हम राफ्ट की बात करें तो वो होता है 0.88 इंटू वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई ऐसे। और अगर हम आइसोलेटेड की बात करें, आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें, तो आइसोलेटेड फुटिंग में होता है 0.44 मल्टीप्लाइड बाई वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर एन, और मल्टीप्लाई कर देते हैं परमिसिबल सेटलमेंट से। तो अगर आप दोनों फॉर्मूलेस में देखें तो जो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिसिबल सेटलमेंट, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है किसके करस्पॉन्डिंग, 25 mm सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग, इसको 2 बोल दिया, डिवाइडेड बाई अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, इसको 1 बोल दिया, इज इक्वल टू, तो जब 25 mm है तो सेटलमेंट कितना है 25 डिवाइडेड बाई, और पहले वाले सेटलमेंट कितना है 40। तो जब 25 mm सेटलमेंट है तो उस समय अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इनिशियली में अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा आपकी 100 थी। अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी देखो ना निकाली तो है, मिनिमम ऑफ क्यूपीएस और क्यूएनएस, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 125 डिवाइडेड बाई 2। अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी आ गई 125 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें निकालनी है नई विड्थ, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इस न्यू अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी को क्या लिखेंगे, क्यू ए नेट 2 इज इक्वल टू, कॉलम का लोड तो पता ही है, डिवाइडेड बाई नई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिप फुटिंग की बात करते हैं तो यूनिट लेंथ लेते हैं आप 1, तो यहां से आप बी निकालेंगे तो बी कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई क्यू ए नेट 2 कितना मिला 125 मल्टीप्लाइड बाई 2। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, नई विड्थ कितनी आ रही है, नई विड्थ चेंज हो जाएगी 800 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 125, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है b इज इक्वल टू न्यू विड्थ कम्स आउट टू बी 12.8 मीटर, न्यू विड्थ कम्स आउट टू बी 12.8 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा सवाल था ये, बहुत ध्यान से करना था ये सवाल, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किसी भी स्टेट एई में आ सकता है कभी भी इस तरीके का सवाल, अच्छा सवाल है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक स्ट्रिप फुटिंग थी, उसको 40 mm के लिए डिजाइन किया गया, उसकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी थी और उसकी सेफ बेयरिंग प्रेशर, मतलब
सेटलमेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो हमने डिफाइन किया था वो दे रखा था। उससे हमने अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी निकाली, मिनिमम ऑफ बोथ। उस अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी की मदद से हम लोगों ने कॉलम का लोड निकाला। फिर बोला कि कुछ कंडीशंस के कारण हमने फुटिंग को रीडिजाइन किया और अब परमिसिबल सेटलमेंट रखा 25 mm। तो जब परमिसिबल सेटलमेंट 25 mm हो जाएगा तो हमारी अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमिसिबल सेटलमेंट के। वहां से मैंने अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी निकाली। उस अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी की मदद से मैं क्या लिखूंगा, अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू कॉलम लोड डिवाइडेड बाय न्यू एरिया ऑफ द फुटिंग, क्योंकि ये स्ट्रिप फुटिंग है और स्ट्रिप फुटिंग के एनालिसिस हम यूनिट इनसाइड लेंथ लेकर करते हैं। तो b इंटू 1 इसको सॉल्व किया तो विड्थ आ गई 12.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को करिए। पढ़िए सवाल क्या है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट was conducted at a site. The recorded values of blow count for every 15 centimeter penetration at a depth of 1 meter are 5, 9, 10। तो 15 सेंटीमीटर आपने पेनिट्रेट किया तो पहले मिला 5, तो इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव दो 15-15 सेटलमेंट पेनिट्रेशन में जितने नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए उसको ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा एन नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। ये हो जाएगा आपका 19। क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पर है। द ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन इज शोड दैट द साइट कंटेन 40% फाइन सैंड एंड 60% सिल्ट। द वैल्यू ऑफ एसपीटी ब्लो काउंट एन दैट शुड बी यूज्ड फॉर ओवरबर्डन करेक्शन। कह रहा है कि बताओ वो वैल्यू, क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ओवरबर्डन करेक्शन लगाकर वैल्यू निकालो ये बोल रहा है कि बताओ वो एन की वैल्यू क्या होगी जिसका हम यूज करेंगे ओवरबर्डन करेक्शन लगाने के लिए। तो ओवरबर्डन करेक्शन लगाने के लिए हम किस एन का यूज करते हैं, हम एन नॉट का ही तो यूज करते हैं। और एन नॉट क्या हो जाएगा, 300 mm पेनिट्रेशन कराने में चाहिए नंबर ऑफ ब्लो जितने चाहिए होते हैं उसी को एन कहते हैं। शुरू के 15 सेंटीमीटर में जितने नंबर ऑफ ब्लो चाहिए उसको डिस्कार्ड करने के बाद नेक्स्ट दो 150 mm या फिर 15 सेंटीमीटर या फिर टोटल 30 सेंटीमीटर, दो 15 सेंटीमीटर या फिर एक टोटल 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कराने में जितने नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए होते हैं उसी को स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर उस लेवल का बोलते हैं। तो ये हो गया एन। और अगर आप यहां पर ओवरबर्डन करेक्शन लगाते तो N1 की वैल्यू क्या होती, ये आपको ऑब्टेन्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हम लोग बेटा किससे, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन से, और ये होता 350 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस 70। क्लियर हो रही बात, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 19। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 19। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एक सॉइल की दे रखी है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 1 मीटर एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज दिस। चूजिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है। तो आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी या ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी दे रखी है क्या, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है आपको सॉइल का यूनिट वेट भी दे रखा है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन डीएफ आपको दे रखा है 1 मीटर, ठीक है, और आपको सॉइल का यूनिट वेट गामा दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे रखी है बेटा 2.5। आपसे पूछा है नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी बताओ। तो मैं अगर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी लिखूं
तो डायरेक्ट लिख देता हूं, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी माइनस गामा इंटू डीएफ। यही तो होता है। हमें क्या निकालना है, हमें तो बेटा निकालना है नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को क्या लिख देंगे, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी माइनस गामा इंटू डीएफ और डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 300 माइनस गामा इंटू डीएफ, दैट इज इक्वल टू -20 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारा 2.5। सॉल्व कर लीजिए, 280 आएगा, 280 को डिवाइड कर दीजिए 2.5 से, देखिए कितनी आ रही वैल्यू, $112 आ रही है। सॉल्व करेंगे तो नेट से बेयरिंग कैपेसिटी आ रही है 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी, 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुई बात, क्या बात समझ आई क्या, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ी सी स्पीड, मैंने अभी शुरू में स्पीड थोड़ी स्लो रखता हूं, लेकिन इस समय बिल्कुल एंड है, शैलो फाउंडेशन के हमने बहुत सवाल कर लिए हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड तेज लगे तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। ए प्लेट लोड टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन ए सैंड, याद रखिएगा प्लेट लोड टेस्ट किस पे कर रहे हैं, सैंड पे कर रहे हैं, ऑन ए 300 mm डायमीटर प्लेट, किस डायमीटर की प्लेट पर, 300 mm डायमीटर की प्लेट पर। इफ द प्लेट सेटलमेंट वॉज 5 mm, प्लेट का सेटलमेंट हुआ 5 mm जब प्लेट पर प्रेशर लगाया गया 100 किलो पास्कल। द सेटलमेंट इन mm ऑफ अनदर footing that is 5 मीटर इंटू 8 मीटर एट द सेम प्रेशर। तो जब सेम प्रेशर लगता है ना, तो उस केस में, हालांकि जो हमने फॉर्मूलेस यूज करे हैं वो स्क्वायर फुटिंग के लिए हैं, जो हमने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं वो एक स्क्वायर फुटिंग के लिए, लेकिन जब सवाल आ जाए न्यूमेरिकल में तो आप उन फॉर्मूलेस को दूसरी फुटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सैंड है तो सैंड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे SF अपॉन SP इज इक्वल टू BF अपॉन BP मल्टीप्लाइड बाई BP प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो SF अपॉन प्लेट का सेटलमेंट कितना 5 mm इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कितनी है बेटा, विड्थ छोटी वाली होती है विड्थ, तो विड्थ है फाउंडेशन की 5, तो यहां लिख देंगे 5। प्लेट की विड्थ कितनी है, प्लेट की विड्थ है मतलब डायमीटर, ये विड्थ 0.3, तो ये हो गया आपका 0.6 डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ प्लेट विड्थ ऑफ द प्लेट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, आ गई वैल्यू 2, तो या SF आ गया आपका, SF इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 5.3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, mm में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका, 500 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू आ रही है 17.79, मतलब 17.8 mm आपका फाउंडेशन का सेटलमेंट आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी के बराबर। क्लियर हो रही है बात, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1037, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। अभी इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैं मकसद है हमारा प्रैक्टिस कराना, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये मत सोचना कि सर ये तो आते नहीं है क्यों करा रहे हो, अरे बेटा मकसद है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलो इस सवाल को करो।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फिगर शोज द ज्योमेट्री ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग सपोर्टिंग द लोड बेयरिंग वॉल ऑफ ए 3 स्टोरी बिल्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्ले लेयर। ये सब क्ले लेयर्स दे रखी हैं। स्ट्रिप फुटिंग है जो कि एक लोड बेयरिंग वॉल्स को रोक रही है। कह रहा है इफ द इलास्टिक मॉडुलस एंड द पॉइसंस रेशियो ऑफ द क्ले लेयर, ये जो क्ले लेयर है इसका इलास्टिक मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है ना। पहले हम लोग इसका पहला पार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे रखा है बेटा 50 इंटू 10 की पावर 3, 50 इंटू 10 की पावर 3 किलो पास्कल, ठीक है। एंड पॉइसंस रेशियो म्यू इज इक्वल टू 0.40, पॉइसंस रेशियो 0.40। एंड इफ द इन्फ्लुएंस फैक्टर, आपको इन्फ्लुएंस फैक्टर दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1.75, देन द इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग। इलास्टिक सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट सेटलमेंट। तो इलास्टिक सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग और नेट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ ऑफ द फुटिंग मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द इन्फ्लुएंस फैक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। म्यू पता है, आईएफ पता है, लेकिन आपको नेट प्रेशर, फुटिंग के बेस पर लगने वाला नेट प्रेशर नहीं पता, जिसके कारण बेटा सेटलमेंट होंगे। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं दूसरा पार्ट, तब आपको समझ में आता है। पहला पार्ट तो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट पढ़ो इस क्वेश्चन का। कह रहा है इफ द प्रेशर एक्टिंग ऑन द फुटिंग इज, पता चल गया यहीं से। जब सेकंड पार्ट पढ़ा तो सेकंड पार्ट में दे रखा है कि फुटिंग के बेस पर लगने वाला प्रेशर कितना है, दैट इज इक्वल टू 40। तो यानी ये वैल्यू आपको 40 दे रखी है। तो ऐसा ही कितना हो गया 40 किलो पास्कल। विड्थ कितनी है बेटा इसकी? विड्थ देखो सामने दिख रही है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू कितना है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना है 1.75 और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है बेटा? दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर 3 किलो पास्कल। ऊपर भी किलो पास्कल में है, नीचे भी किलो पास्कल में है, और सारी यूनिट आपने मीटर्स में रखी है। तो इमीडिएट सेटलमेंट आपका मीटर में आएगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू एमएम में आ जाएगी। सॉल्व करिए, कितनी आ रही है सॉल्व करके। ये वैल्यू हमारी आ रही है 1.411। ये वैल्यू आ रही है, कंफर्म करिए, 1.411 mm। कोई ऑप्शन है? इज देयर एनी इलास्टिक सेटलमेंट का कोई ऑप्शन है? यस। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी के बराबर। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी के बराबर। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है आपका बेटा इफ द प्रेशर एक्टिंग ऑन द फुटिंग, फुटिंग के बेस पे लगने वाला प्रेशर 40 था, तो अब क्या कह रहा है? द कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग विल बी। इस फुटिंग में कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितने होंगे? तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट तो क्ले लेयर में होंगे। और कौन सी क्ले लेयर में होंगे? कौन सी क्ले लेयर में कंसोलिडेशन सेटलमेंट होंगे? जिस क्ले लेयर में फुटिंग की लोडिंग का इंफ्लुएंस है, दैट इज 6 मीटर में। यहां पर प्रेशर कितना है बेटा? यहां पर प्रेशर आपका 40 है। तो हम लोग कंसोलिडेशन सेटलमेंट्स निकालते कैसे हैं? कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे निकालते हैं? डेटा देखो जरा। डेटा में आपको सीसी दे रखा है, इनिशियल वॉइड रेशियो दे रखा है। इसका मतलब आप कैसे निकालेंगे? कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच इज इक्वल टू सीसी इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ बेस 10 फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाई इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर। इसको और खोल के लिखना है तो इसको और करके लिख सकते हैं।
और करके लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू सी सी इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ बेस 10। और यहां पर फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाई इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर। ठीक हो गई बात, एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर। तो अब एक एक करके देखिए, सीसी आपको पता है, सीसी की वैल्यू 0.08 दे रखी है, तो सीसी आपको दे रखा है बेटा 0.08। आपको इनिशियल वॉइड रेशियो ई नॉट भी दे रखा है, कितना, दैट इज इक्वल टू 0.40। इनिशियल वॉइड रेशियो दे रखा है 0.40। और क्या चाहिए, एच नॉट क्या होता है, थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, क्ले लेयर की वो थिकनेस जिसमें सेटलमेंट होने वाला है। तो एच नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एच नॉट वुड बी इक्वल टू 6 मीटर। तो एच नॉट की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर या 6000 mm। एच नॉट की वैल्यू हो जाएगी 6000 mm। और क्या चाहिए फॉर्मूले में, और क्या चाहिए, एच नॉट हो गया, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर। तो क्ले लेयर के सेंटर पर इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, ये आपकी क्ले लेयर है, ये हमारी क्ले लेयर है, दिस इज द क्ले लेयर। तो क्ले लेयर का सेंटर कहां होगा, बीचा बीच में होगा, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर। तो यहां पर इनिशियल, क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में ही तो काम करते हैं, तो इस पर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस प्लस गामा सबमर्ज्ड ऑफ दिस सॉइल मल्टीप्लाइड बाय कितनी डूबी हुई है सेंटर तक, 3 मीटर तक। यस और नो, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। तो यहां पर आप इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यही निकाल लेता हूं कि इफेक्टिव स्ट्रेस, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस जब आपने फुटिंग नहीं बनाई थी, कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस निकाल लीजिए। तो वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस कितना मिलेगा, 18 इंटू 1। वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस मिलेगा 18 इंटू 1। अब आपको जाना कहां पर है, अब आपको जाना है इस क्ले लेयर के सेंटर पर। तो इस क्ले लेयर पे सेंटर पर जाने में आपकी कितनी सॉइल सबमर्ज है, केवल इतनी सबमर्ज है। तो गामा सबमर्ज ऑफ दिस सॉइल मल्टीप्लाइड बाय कितना डूबा हुआ है ये क्ले लेयर का सेंटर, 3 मीटर डूबा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, गामा सबमर्ज सॉइल कौन सी है, सॉइल है आपकी क्ले, क्ले का यूनिट वेट आपको दे रखा है 20। तो गामा सबमर्ज हो जाएगा आपका 20 माइनस 9.81 मल्टीप्लाइड बाय कितना डूबा हुआ, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस इज 3। सॉल्व कर लीजिए, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। बताइए सॉल्व करके कितनी आ रही इसकी वैल्यू, सॉल्व करिए और बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है 48 पॉइंट, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कम्स आउट टू बी 48.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ क्ले लेयर। फुटिंग बनाने के कारण क्ले लेयर के सेंटर पर कितना इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, तो वो कैसे निकालेंगे।
हमें तो बेटा कहां पर दे रखा है इफेक्टिव स्ट्रेस, यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है यहां पर 40 किलो पास्कल दे रखा है। तो इससे आप कॉलम का लोड निकालो और टू वर्टिकल इज टू वन हॉरिजॉन्टल से क्या निकाल लो, टू वर्टिकल इज टू वन हॉरिजॉन्टल से निकाल लो, क्योंकि ये स्ट्रिप फुटिंग है तो यूनिट लेंथ वन लेकर काम करते हैं। तो सबसे पहले आप इससे क्या करो, इसकी अगर मल्टीप्लाई आप कर दो 1.2 इंटू वन से, तो आपको कॉलम का लोड मिल जाएगा। कॉलम का लोड मिलने के बाद आप इस लेयर पर इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो। इस फुटिंग के कारण यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस या जो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज मिल रहा है वो 40 मिल रहा है, लेकिन हमें क्ले लेयर के सेंटर पे निकालना है। तो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आया किसी का? अरे अभी तो हम लोगों ने ये निकाला है कि मान लो ये फॉर एग्जांपल फुटिंग है, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो इस फुटिंग के ऊपर लगने वाले कॉलम लोड के कारण इस फुटिंग के बेस पर कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 40 किलो पास्कल। ये किसके कारण डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉलम लोड यहां पर डेवलप हो रहा है। तो कॉलम का लोड अगर आपको निकालना है तो कॉलम का लोड कितना आ जाएगा, दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाई द एरिया। और जब हम स्ट्रिप फुटिंग के लिए काम करते हैं तो यूनिट लेंथ 1 मानते हैं, तो कॉलम का लोड आ गया 40, और बेटा इस स्ट्रिप फुटिंग की विड्थ कितनी है 1.2, दैट इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये होगा ना 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये स्ट्रिप फुटिंग की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 48 किलो न्यूटन। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी है वैल्यू कहां पर बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है बेटा, हमें निकालनी है इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ क्ले लेयर। और वो स्ट्रेस कैसे चेंज करेगा, ये फुटिंग का बेस है, तो ये जो स्ट्रेस वेरी करेगा वो कैसे करेगा, टू वर्टिकल इज टू वन हॉरिजॉन्टल। तो इस फाउंडेशन लेवल से क्ले लेयर का सेंटर कितना नीचे है 3 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनी वैल्यू होगी, तो ये अगर 1.2 है तो ये भी 1.2 है। अगर ये 3 मीटर नीचे आओगे तो ये कितना मिलेगा 1.5, ये कितना मिलेगा 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कॉलम के लोड को यहां ट्रांसफर कर दिया, तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस किस लेयर पर, एट द सेंटर ऑफ क्ले लेयर, इज इक्वल टू लगने वाला लोड, लगने वाला लोड कितना है 48 डिवाइडेड बाई यहां का एरिया कितना है बी, इनसाइड लेंथ कितनी 1, डेढ़ डेढ़ हो गया 3, 3 और 1 4, दैट इज 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके बताइए। व्हाट इज द इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, 48 को 4.2 से डिवाइड कर दीजिए।
11.428 आ रहा है ये, 11.428 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यूज मिल गई अब तो आपको। अब आपको सिंपली क्या करना है, सारा डेटा को आपको इक्वेशन 1 में डालना है। तो सारे डेटा को डाल दीजिए एक एक करके, सारे डेटा को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए झट से। तो जब सारे डेटा को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू सीसी, सीसी कितना था 0.08, 0.08 मल्टीप्लाइड बाई H नॉट 6000 mm डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस ई नॉट कितना है बेटा, ई नॉट है 0.40, 0.40 लॉग ऑफ बेस 10। फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इनिशियल कितना है 48.57, 48.57 प्लस इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस दैट इज 11.428, 11.428 डिवाइडेड बाय इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस 48.57। सॉल्व करिए, बताइए जरा आंसर डेल्टा एच कितना आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए, 48.57 प्लस 11.428 डिवाइडेड बाय 48.57 तो 1.235, सो 1.235 आया, 1.235 और मल्टीप्लाइड बाई 6000 मल्टीप्लाइड बाई 0.08 और डिवाइड कर दीजिए 1.4 से। तो ये जो सेटलमेंट आ रहा है डेल्टा एच, कंसोलिडेशन सेटलमेंट कम आउट टू बी 31.42 mm। कंसोलिडेशन सेटलमेंट आ जाएगा हमारा 31.42 mm इज द करेक्ट आंसर। 31.42 mm इज द करेक्ट आंसर। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है यहां, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1038, ये बताएंगे सब लोग, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बड़ा आसान है ये तो सवाल, ये तो हो जाना चाहिए था। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ ए फुटिंग। एक फुटिंग है और कह रहा है कि आपका कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल फुटिंग तो होगी नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपने पढ़ा है कि जब हमारी सैंड्स होती हैं तो
लोड लगता है तो सैंड्स कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेंटर पे ज्यादा है, तो सैंड्स के लिए सेंटर पर कांटेक्ट प्रेशर ज्यादा मिलेगा, कोनों पे कम मिलेगा। लेकिन क्लेस के लिए सेंटर पर कांटेक्ट प्रेशर कम मिलेगा, कोनों पर ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये जो है रिजिड फुटिंग है जिसको क्ले के ऊपर बनाया गया है, रिजिड फुटिंग ओवर ए सैचुरेटेड क्ले। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गेट 2004 में आया था ये क्वेश्चन, आपने बड़े प्यार से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1039। क्वेश्चन नंबर 1039, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, करिए जरा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करिएगा। कह रहा है ड्यूरिंग द सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन फॉर ए डिजाइन ऑफ फाउंडेशन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड एट 4.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। आप एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं किस लेवल पर? एट लेवल 4.5 मीटर। द रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ ब्लोज इज गिवन बिलो। पेनिट्रेशन डेप्थ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है, वरना हम बार बार एमएम में पढ़ते हैं। 150 एमएम, 150 एमएम का मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझिए जरा, तो पहले आपने पेनिट्रेशन कराया 0 से 7.5 सेंटीमीटर तक, तो नंबर ऑफ ब्लोज कितने मिले? 3 मिले, ठीक है। फिर आपने पेनिट्रेशन कराया 7.5 से 15, तो आपको नंबर ऑफ ब्लोज मिले 3, मतलब टोटल आपने 0 से 15 सेंटीमीटर आपने पेनिट्रेशन कराया, तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज की जरूरत पड़ी? 6 नंबर ऑफ ब्लोज। तो जब हम कहीं पर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, अच्छा सवाल में पूछा गया, पहले ये देख लो, ठीक है। Assuming the water table is at ground level, the soil as fine है, ये fine नहीं है, fine है। Assume the water table at ground level, soil as fine sand and correction factor for overburden। ओवरबर्डन के कारण जो करेक्शन है वो कितना है? 1 के बराबर है। तो कह रहा है द करेक्टेड एन वैल्यू फॉर द सॉइल वुड बी, करेक्टेड एन वैल्यू निकालनी है। ओवरबर्डन का लगा दिया क्योंकि उसका करेक्शन कितना दे रखा? 1 के बराबर। तो सिर्फ आपको क्या लगाना है? डाइलेटेंसी करेक्शन लगाना है यहां पर, ठीक है। चलिए जरा देखिए, तो सबसे पहले तो आपको इस 4.5 मीटर लेवल पर आपको ऑब्जर्व्ड एसपीटीएन चाहिए होगा, और ऑब्जर्व्ड एसपीटीएन किसी भी लेवल पर क्या होता है? 150 mm पेनिट्रेशन करने पर या 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन करने के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव 15 सेंटीमीटर या टोटल 30 सेंटीमीटर में जितने नंबर ऑफ ब्लोज की जरूरत पड़ती है, उसी को उस लेवल का स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर या ऑब्जर्व्ड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर कहते हैं। तो 0 से 7.5 पेनिट्रेट किया, 7.5 से 15, मतलब टोटल पेनिट्रेशन कितना किया? 15 सेंटीमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लोज कितने चाहिए? 6। ये जो 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन किया है, ये उस स्पिट स्पून सैंपलर को सॉइल में बिठाने के लिए किया जाता है। तो इन नंबर ऑफ ब्लोज को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। फिर पेनिट्रेशन किया 15 से 22.5 और 22.5 से 30, मतलब 15 से 30 किया, मतलब कितना? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जब पेनिट्रेशन किया तो नंबर ऑफ ब्लोज कितने मिले? इतने मिले, 6 + 6। फिर आपने 30 से 37.5 और 37.5 से 45, मतलब फिर 30 से 45 आपने पेनिट्रेशन किया, मतलब कितना किया? 15 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ ब्लोज आपको इतने चाहिए। तो मतलब शुरू में 150 mm पेनिट्रेशन करने के बाद आपने लगातार 2 15-15 mm के आपने पेनिट्रेशन करे, तो नंबर ऑफ ब्लोज कितने चाहिए थे? इतने चाहिए। तो यही बन जाएगा। टोटल पेनिट्रेशन कितना करा? 15 से 45, 30 सेंटीमीटर। तो इस 30 सेंटीमीटर में एक स्पिट स्पून सैंपलर को पेनिट्रेट करने में जितने नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए होंगे वही हो जाएगा एसपीटीएन। तो एन नॉट की वैल्यू, ऑब्जर्व्ड एसपीटीएन कितना हो जाएगा? 6 + 6 12, 8 20, 12 और 8 20, और 20 + 7 कितना हो गया? 27। अब हम लगाएंगे ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि द करेक्शन फैक्टर फॉर ओवरबर्डन इज 1। देखो जब हम ओवरबर्डन करेक्शन लगाते हैं तो हमें N1 की वैल्यू मिलती है N0, और मल्टीप्लाई करते हैं ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर से, और वो ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर कितना होता है? 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा बार प्लस 70, यही होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 के बराबर। इसका मतलब N1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? N1 की वैल्यू N0 के बराबर हो जाएगी, और N0 की वैल्यू किसके बराबर है? 27। अब हम लगाएंगे डाइलेटेंसी करेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर टेबल के नीचे फाइन सैंड अवेलेबल है, और जब भी फाइन सैंड होगी तो उसमें डाइलेटेंसी होने के चांसेस होंगे, तो हम डाइलेटेंसी करेक्शन लगाएंगे। पता कैसा लगेगा कि डाइलेटेंसी करेक्शन लगाना है नहीं लगाना?
अगर आपको ओवरबर्डन करेक्शन लगाने के बाद अगर एसपीटीएन की वैल्यू 15 से ज्यादा मिल रही है, तब आपको डायलेटेंसी करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो डायलेटेंसी करेक्शन लगाकर जो एन की वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं N2, और ये N2 किसके बराबर होता है? 15 प्लस N1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है। दैट इज इक्वल टू 15 प्लस N1 की वैल्यू कितनी है? 27। 27 में से 15 गए, कितना आएगा? 27 में से 10 गया 17, 17 में से 5 गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? ये 6। 15 और 6 कितना हो गया? 21। तो आंसर आ जाएगा आपका 21। तो सारे करेक्शन लगाने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, जिसको करेक्टेड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर कहते हैं, वो उसकी वैल्यू आ गई हमारी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1040, सिविल सर्विसेज। अब हमने सारे गेट के सवाल कर लिए, अब जो सवाल आएंगे वो सिविल सर्विसेज के आएंगे। तो सिविल सर्विसेज के सवाल भी करा देता हूं आपको साथ ही साथ, ठीक है। पढ़िए जरा। अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स फॉर्मूला फॉर ए सरफेस फुटिंग, फुटिंग कैसी है? फुटिंग है हमारी सरफेस फुटिंग, सरफेस फुटिंग है। और किस शेप की है? स्क्वायर शेप की सरफेस फुटिंग है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? स्कैम्पटन थ्योरी लगानी है। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन ए प्योरली कोहेसिव सॉइल ऑफ कोहेजन सी। अब जरा सरफेस फुटिंग है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सरफेस फुटिंग के लिए ओवरबर्डन प्रेशर तो क्या हो गया? 0। सरफेस फुटिंग है तो इसका मतलब डीएफ अपॉन बी की वैल्यू कितनी है? 0। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है? 0। और जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 होता है और हमारी जो फुटिंग है वो सरफेस फुटिंग होती है, तो उस केस में हाँ जी, तो अगर हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन 0 होता है, तो उस केस में हमारी स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगुलर ले लो, सर्कुलर ले लो, है ना, या फिर राफ्ट ले लो, इन सब के लिए आपको जो एनसी की वैल्यू मिलती है वो बेटा 6 के बराबर मिलती है। किसके बराबर मिलती है? 6 के बराबर। और अगर स्ट्रिप फुटिंग है तो वैल्यू हमें 5.14, मतलब जिसको हम 5 ले लेते हैं। तो आपने टेबल याद रखी होगी और आपने कर्व भी याद रखा होगा, 5, 6, 7.5, 9। जब डीएफ अपॉन बी की वैल्यू 2.5 से ज्यादा हो जाती है तो स्ट्रिप के लिए आपका 7.5, और सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राफ्ट के लिए वैल्यू होती है 9 एनसी की। क्लियर हो रही है? और बीच वाले के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैंने पीछे सवाल कराए भी हैं, याद आ गया होगा फॉर्मूला। तो एनसी की वैल्यू होगी बेटा इस केस में 6 के बराबर। तो स्कैम्पटन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी भी निकालोगे, सेम ही मिलेगी, क्योंकि सरफेस फुटिंग है, क्यू की वैल्यू 0 है। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई एनसी। कोएफिशिएंट सी है, दे रखा है। एनसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1041। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए जरा फटाफट से सॉल्व करिए, कमेंट करके आंसर बताइए क्या आएगा आंसर। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं। बताओ जरा, ए स्क्वायर फुटिंग इज प्रपोज्ड ऑन ए कोहेजनलेस सॉइल विद एन एवरेज एन वैल्यू ऑफ 40। तो एन की वैल्यू स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर 40 दे रखा है। तो कह रहा है द अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ दिस फुटिंग विल बी गवर्न्ड बाई, जो अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर होगा वो कौन से फेलियर से गवर्न होगा, जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर, प्रोग्रेसिव फेलियर या सेटलमेंट क्राइटेरिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर एन की वैल्यू 15 से ज्यादा होती है तब हमारा कौन सा फेलियर गवर्न करता है, जनरल शियर फेलियर। और एन की वैल्यू अगर 5 से कम होती है तो कौन सा फेलियर गवर्न करता है, लोकल शियर फेलियर। और एक शैलो फाउंडेशन में यही दो तरीके के फेलियर होते हैं। एन की वैल्यू 40 है मतलब 15 से ज्यादा है, सॉइल बहुत डेंस है, तो हमारा कौन सा फेलियर होगा, हमारे जो बियरिंग कैपेसिटी निकालोगे उसमें कौन से फेलियर क्राइटेरिया से निकालोगे, जनरल शियर फेलियर क्राइटेरिया। आसान सा क्वेश्चन था, को इसका आंसर हो जाएगा आपका ए के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, अकॉर्डिंग टू टर्जागी थ्योरी द अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग विद ए स्मूथ बेस। देखो सारा खेल यहीं पर है, आपको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है स्ट्रिप फुटिंग की। बेस कैसा है, स्मूथ बेस है। देखो क्या है ना, यहां पर इस सवाल में एक दिक्कत हो गई है। इस सवाल में दिक्कत यह हो गई है कि टर्जागी बाबा ने अपनी फुटिंग को कैसा माना था, उन्होंने अपनी फुटिंग को रफ माना था, ठीक है, उन्होंने स्मूथ नहीं माना था। तो यहां पर क्या है ना, टर्जागी बाबा की थ्योरी एक थ्योरी का मॉडिफिकेशन है जिसको बोलते हैं प्रेंडल थ्योरी। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेंडल थ्योरी। तो यहां पर टर्जागी थ्योरी नहीं होनी चाहिए, यहां पर होना चाहिए प्रेंडल थ्योरी। तो प्रेंडल साहब ने फुटिंग को स्मूथ माना था। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेंडल थ्योरी द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग विद स्मूथ बेस एट ग्राउंड लेवल ऑन ए प्योरली कोहेसिव सॉइल हैविंग कोहेजन सी। तो बेटा टर्जागी बाबा के लिए प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए एनसी की वैल्यू मिलती है 5.70, लेकिन प्रेंडल साहब के लिए एनसी की वैल्यू मिलती है 5.14। तो जिसके कारण हमारा जो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी इस केस में नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मिलेगी 5.14 टाइम्स ऑफ सी। क्यों, अगर वो यहां पर रिजिड बोल देता या फिर वो कुछ बोलता ही नहीं, अगर वो यहां पर कुछ नहीं बोलता, स्मूथ नहीं बोलता या सिंपल फुटिंग बोलता, यहां बोल देता टर्जागी थ्योरी, तब आंसर होता 5.7 इंटू सी। क्योंकि उसने ये बोला कि फुटिंग कैसी है, स्मूथ है, और स्मूथ फुटिंग टर्जागी बाबा की थ्योरी में नहीं थी, प्रेंडल साहब की थ्योरी में थी। और प्रेंडल साहब का जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी मिलता था वो मेयरऑफ्स के तरीके से मिलता था। जैसे मेयरऑफ थे ना, तो जो मेयरऑफ की वैल्यू मिलती थी एनसी की, वही वैल्यू प्रेंडल साहब की मिल रही है। इसीलिए इसका आंसर आएगा आपका 5.14 टाइम्स ऑफ सी। ऑप्शन हो जाएगा सी के बराबर। क्लियर हो रही है बात?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1043। प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए। सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को। क्या आएगा आंसर, बताइए इसका। द अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी एट 25 mm अलाउएबल सेटलमेंट फॉर ए फुटिंग इन ए सैंडी सॉइल इज दिस। तो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी आपको दे रखी है 15 टन पर मीटर स्क्वायर, जब अलाउएबल सेटलमेंट है 25 mm। कह रहा था अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी फॉर द सेम फुटिंग परमिटिंग ए सेटलमेंट ऑफ 40 mm। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको याद आता हो तो मैंने बताया था कि हम आइसोलेटेड फुटिंग में अगर अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी निकालें तो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी होती है आइसोलेटेड के लिए 0.44 वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर SPTN मल्टीप्लाइड बाई अलाउएबल सेटलमेंट, परमिसिबल या अलाउएबल सेटलमेंट। तो यहां पर देखो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट मान ली, तो यानी जो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी है, दैट अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिसिबल सेटलमेंट। तो आपको अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है 40 mm के लिए। तो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी फॉर 40 mm डिवाइडेड बाय अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी फॉर 25 mm आपको दे रखी है, इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 25। तो यहां से अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी फॉर द 40 mm सेटलमेंट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाइड बाय QA नेट कितना है बेटा, 15 है। 15 टन पर मीटर स्क्वायर, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, कितना आ जाएगा 24 टन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगी 24 टन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन है, जी हां ए ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। सही आ गया, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस कक्षा का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और सवाल करेंगे, फिर उसके आगे के सवाल आखिरी लेक्चर होगा वो, दैट इज कॉल्ड एज 50 लेक्चर होगा वो, उसमें हम रिमेनिंग सवाल और कर लेंगे। तो हमारा पूरा शैलो फाउंडेशन तक का पूरा सॉइल मैकेनिक्स बढ़िया से हो जाएगा क्वेश्चन सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1044। द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इसेंट्रिकली लोडेड स्क्वायर फुटिंग
डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजफुल स्क्वायर, यूजफुल विड्थ, यूजफुल ट्राइंगल, यूजफुल सर्किल। ये तो आपको बताया। मेयरहोफ साहब ने अगर कोई लोड इसेंट्रिक नहीं है, अगर जो आपकी फुटिंग है उसकी सीजी के रेस्पेक्ट में, उसकी एक्सिस ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर कोई लोड आपका इसेंट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, इसेंट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, तो उस इसेंट्रिसिटी को उन्होंने कहा कि इस तरीके से, अगर वन वे इसेंट्रिसिटी है तो उन्होंने कहा इस तरीके से अपनी फुटिंग की डायमेंशन को मॉडिफाई करो सो दैट ये जो इसेंट्रिक लोड है वो मॉडिफाइड फुटिंग डायमेंशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, तो उस केस में जब वन वे इसेंट्रिसिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तब उस केस में हम विड्थ को मॉडिफाई करते हैं क्योंकि लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है। और जब टू वे इसेंट्रिसिटी होती है तो हम लेंथ को भी मॉडिफाई करते हैं और विड्थ को भी मॉडिफाई करते हैं। क्लियर हो रही बात? तो हम लोग काम करते हैं वन वे इसेंट्रिसिटी की। अगर हम बात करें, इनिशियली में उन्होंने इसी के बारे में बताया, तो वन वे इसेंट्रिसिटी की बात करें अगर, तो वो जो है इफेक्टिव विड्थ पर काम करता है। अगर इसेंट्रिसिटी है तो उस इसेंट्रिसिटी को अकाउंट फॉल करने के लिए हम लोग अपनी विड्थ को मॉडिफाई करते हैं और उस मॉडिफाइड विड्थ को इफेक्टिव विड्थ कहते हैं। और जो है इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि लोड हमारा जो है वो फुटिंग की साइड्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। तो वन वे इसेंट्रिसिटी होती है तो केवल हम विड्थ को मॉडिफाई करते हैं, और जब टू वे इसेंट्रिसिटी होती है दोनों को करते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो बेटा हम लोग अपना आंसर किसके रेस्पेक्ट में दे देंगे, वन वे इसेंट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में दे देंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। तो आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 1045। 1045, what is the allowable soil pressure for a raft 10 meter into 10 meter if the depth is 5 meter and the undrained cohesion is this? Take the factor of safety. allowable soil pressure आपको निकालना है। allowable soil pressure का मतलब क्या होता है? allowable soil pressure का मतलब होता है QA net। allowable soil pressure या allowable bearing capacity का मतलब क्या है, QA नेट निकालना है आपको। निकालिए क्यूए नेट। तो क्यूए नेट किसके बराबर होगा बेटा, क्यूए नेट हो जाएगा आपका मिनिमम ऑफ क्यूएनएस कॉमा क्यूपीएस। यहां पर सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो यानी अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। क्लियर है? तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आप निकाल लीजिए, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, आपकी किस पे बनाई गई है, कोहेजन के ऊपर। तो कोहेजन के लिए आपका नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमारी एक राफ्ट है और ये राफ्ट कैसी है, स्क्वायर शेप की है, तो हमारा फैक्टर हो जाएगा 1.3 मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 5.70 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 2.5। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 1.3, सी की वैल्यू कितनी है, कोहेजन की वैल्यू है 40 मल्टीप्लाइड बाई 5.70 डिवाइडेड बाई 2.5। तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आएगी देख लो जरा, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आएगी 1.3 डिवाइडेड बाई 2.5, 118.56 आ रही है, लेकिन यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हो गई स्क्वायर फुटिंग के लिए 1.3 इंटू सी इंटू एन सी। सी की वैल्यू अनड्रेन्ड कोहेजन 40 दे रखा है, सही है, 5.7 ले लिया हमने।
तो टरजागी बाबा के अनुसार वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बेटा आपकी 5.70, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और इसमें बोला भी नहीं गया है, क्लोजेस्ट ऑप्शन 115 मार्क के आना, लेकिन इसमें बोला भी नहीं गया है कि आपको टरजागी के द्वारा निकालना है, स्कैम्पटन के द्वारा निकालना है, कुछ बोला नहीं गया। तो एक बार मैं स्कैम्पटन के द्वारा निकाल के देखता हूं कितनी आ रही है। स्कैम्पटन के द्वारा निकालोगे तो वैल्यू हमारी ये डीएफ अपॉन बी निकालोगे तो डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है, अगर हम स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग निकालें, अगर मैं स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग निकालूं तो स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, अगर मैं डीएफ अपॉन बी निकालूं तो डीएफ अपॉन बी कितना है, डेप्थ है 5, विड्थ है 10, यानी 0.5, मतलब ये लाई करेगा 0 से लेकर 2.5 के बीच। तो आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे बेटा अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अल्फा 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर फुटिंग के लिए वैल्यू होती है हमारी 0 से 2.5 के लिए स्क्वायर फुटिंग के लिए वैल्यू होती है हमारी 6, ये वैल्यू होती है हमारी 6, 1 प्लस 0.2 डीएफ अपॉन बी, ये होती है वैल्यू। तो इससे अगर निकालें अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 1 बोल रहा हूं, एनसी की वैल्यू है ये वैल्यू है हमारी एनसी की, दिस इज नॉट अल्फा 1, दिस इज एनसी। क्योंकि स्कैम्पटन से निकाल के देख रहा हूं, मेरे हिसाब से तो आंसर डी मार के आना चाहिए, ठीक है। टरजागी के अनुसार 118 के करीब आ रही है। सो डीएफ अपॉन बी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 5 मतलब 0.5, तो ये आ रहा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई सी कितना है, सी है हमारा 40, तो नेट अल्टीमेट 264 आ गई, इसको 2.5 से डिवाइड करा तो 105.6 आ रही है। ओके, तो अगर आप स्कैम्पटन से निकालेंगे ना तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आएगी 105.6। तो कभी कभी ऐसा है ना, देखो टरजागी के अनुसार आ रही है 118.6 के करीब, लेकिन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए ना आपकी कि ऑप्शन ना मैच कर रहा है, क्योंकि यहां बोला भी नहीं गया है कि टरजागी से निकालना है, स्कैम्पटन से निकालना है। जनरली जब क्लेई सॉइल की बात होती है, जब क्लेई सॉइल की बात होती है तो कभी कभी वो बोलता नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि आपको स्कैम्पटन थ्योरी लगानी है। तो इस क्वेश्चन में टरजागी थ्योरी मैंने लगाई तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने स्कैम्पटन थ्योरी लगाई तो मुझे ऑप्शन मिल गया क्या, 105.6। तो कभी कभी कोहेसिव सॉइल के लिए अगर मेंशन ना हो और आंसर मैच ना करे तो आप क्या करा करिए, आप जो है स्कैम्पटन थ्योरी निकालकर एक बार आंसर निकालने की कोशिश किया करिए, आपको आंसर सही मिल जाएगा। तो ये 6.6 आ रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, डिवाइड कर दिया 2.5 से। तो अगर आपको ये कक्षा, ये क्लास अगर पसंद आई, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप MES अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक लेना चाहते हैं तब कोड ES001 कोड यूज कर सकते हैं। ये सारे प्लान्स हैं, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है वहां पर आप पूछ सकते हैं। लाइव मेंटरिंग आपको मिलती है, स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर बिलीविंग इन अस, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर मेकिंग अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल एंड अनबीटेबल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।